हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के बायोलॉजी सब्जेक्ट के चैप्टर 7 जो कि है अनुवांशिकता तथा जैव विकास, इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। पिछली क्लास में जिसमें हमने फिजिक्स का चैप्टर 3 कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने आपको फिजिक्स का चैप्टर 3 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करवाया था, तो मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास जो होगा वो हमारा बायोलॉजी का होगा, एक नए चैप्टर का, जिसमें हम लोग बायोलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अनुवांशिकता तथा जैव विकास, और इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक साथ तो सारे प्रश्न उत्तर हम लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि लघु है और फिर दीर्घ भी काफ़ी, उसमें 8-9 प्रश्न है। ठीक है, तो वन शॉट में आपको पूरा ये चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इस चैप्टर के जब मैं आपको अति लघु, लघु और दीर्घ तीनों करवा दूंगी अलग अलग, तो फिर हम आपको इन तीनों को एक साथ यानी वन शॉट में इस चैप्टर के सारे प्रश्नोत्तर को भी करवा देंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग आज के इस वीडियो में चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को, खाली स्थान जो आपको फिल करने के लिए दिया गया है, ठीक है, अभ्यास कार्य में ये सारी चीज़ें भी है, और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, उसके सारे प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक करके वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो के, हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग MCQ जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में दिया हुआ है, आपको यहाँ पे सही उत्तर लगाना है। जैसे इसी तरह से आपको प्रश्न जो है वो एग्जाम में आएगा, क्योंकि आपको पता है कि 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव में हो गया है। ठीक है, तो साइंस में 50 नहीं होता है, 40 होता है, क्योंकि 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल हो जाता है, तो 80 मार्क्स में आपका 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछे जाते हैं, मतलब 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं और 40 नंबर के सब्जेक्टिव आते हैं, जिसमें आपके साइंस के तीनों सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, साइंस के उसमें तीनों सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसी तरह से आपको एग्जाम में भी आएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे लिखा है कि किसी जीव की जीनी संरचना उस जीव का जीन प्रारूप या फिर जीनोटाइप कहलाता है। तो इसके हिसाब से हमारा पहला का जो है वो ख आंसर हो जाएगा। सही कहूँ तो चैप्टर अगर आप डिटेल में पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को बहुत हेल्प होगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं यही सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैप्टर डिटेल में पढ़ना है, ताकि हर टॉपिक, हर पॉइंट आपको ध्यान में रहे, आप लोग नोट करें, तो आप लोगों का क्या होगा, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। क्योंकि कहाँ से ऑब्जेक्टिव कौन सा क्वेश्चन पूछेगा आपको भी नहीं पता है और ना ही मुझे पता है। तो मुझसे जो बनता है कि जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ चुका है, आने की संभावना लगती है, तो वो तो मैं आपको चैप्टर पढ़ाने के दौरान बता ही देती हूँ। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर जो प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया था? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको VVI में लगा लेंगे। ठीक है, और इसका हो जाएगा क, साधारण मटर का पौधा जो है वो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चुना था। तीसरा है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है। तो आनुवांशिकी हो जाएगा इसका सही उत्तर। चौथा है कि अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी क्या है? जो अफ्रीका के मानव हैं उनका सबसे ज़्यादा निकट संबंध किससे है, किससे वो रिलेट करते हैं? तो फ्रेंड्स, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी जो है वो हो जाएगा चिंपैंजी। ठीक है, नेक्स्ट है, पक्षी तथा तितली के जो पंख होते हैं वो क्या होते हैं? समजात अंग होते हैं, असमजात अंग होते हैं, अवशेषी अंग होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे असमजात अंग। पक्षी और तितली के पंख असमजात अंग होते हैं, और ये भी आप लगा लेंगे VVI में, क्योंकि ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करने को कह रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले अंतरों को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विभिन्नता। नेक्स्ट है कि मेंडल के एक संकर संकरण के प्रयोग से प्राप्त लक्षण प्ररूपी अनुपात जो है वो कितना है? तो लक्षण प्ररूपी जो अनुपात है, आप यहाँ पे देखिए, दिया हुआ है आपके बुक में ही, देखिए 3:1 है।
ठीक है, जिन प्ररूपी अनुपात 1:2:1, ये वाला आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हो सकता है कि ये भी आपको आ जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ आपसे ये पूछा है तो आपको ये लिखना है 3:1। नेक्स्ट है, एक जीवाश्म की आयु के निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधि है। तो यहाँ पे तीसरा नंबर जो प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा रेडियो कार्बन काल निर्धारण। ठीक है, ये एक विधि है, वैज्ञानिक विधि, जिससे जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है कि कोई जीवाश्म कितना पुराना है। ठीक है, उसकी आयु क्या है, उसकी एज क्या है, वो इस वैज्ञानिक विधि के द्वारा पता किया जाता है। ठीक है, अगला है, जीवों के किसी जटिल अंग की उत्पत्ति अचानक नहीं बल्कि अनगिनत पीढ़ियों में डैश के द्वारा हुई है। तो किसके द्वारा हुई है? तो क्रमिक विकास, क्रम से ही हुआ है, क्रमिक विकास। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा कि जीवों के किसी जटिल अंग की उत्पत्ति अचानक नहीं हुई है बल्कि अनगिनत पीढ़ियों में क्रमिक विकास के द्वारा हुई है। यानी कि कोई भी चीज अचानक नहीं बना है। ठीक है, कोई मानव अचानक नहीं बना है। वो किससे संबंध रखता था? जैसा कि वैज्ञानिक विधि में बताया गया है कि अफ्रीकी मानव जो है उसका सबसे निकट संबंधी क्या है? चिंपैंजी है। तो वो उसी से धीरे धीरे मानव बना है। तो वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीवों का कोई ऐसा जटिल अंग जो है उसकी उत्पत्ति अचानक नहीं हुई है बल्कि अनगिनत पीढ़ी, यानी कि ना जाने कितने जनरेशन में वो क्रमिक विकास हुआ है, क्रम से विकास होते होते वो जटिल अंग की उत्पत्ति हुई है, ना कि अचानक हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्कियोपेट्रिक्स, आर्कियोपेट्रिक्स नामक जीवाश्म में किसका, यानी कि यहाँ पे एक और है तथा एविस दोनों के गुण पाए जाते हैं। एक और क्या चीज है जिनका गुण जो है वो आर्कियोपेरिक्स नामक जीवाश्म में इन दोनों का गुण पाया जाता है। एक का नाम यहाँ एविस दिया है, दूसरा क्या है? तो दूसरा है फ्रेंड्स रेप्टिलिया, रेप्टिलिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रेप्टिलिया। यहाँ पे रेप्टिलिया में इधर से नहीं होगा, रेप्टिलिया होगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवा दिया है। एमसीक्यू में टोटल 5 प्रश्न दिए थे और फिलअप करने के लिए भी आपको यहाँ पे टोटल 5 प्रश्न दिए थे। इन 10 प्रश्नों को भी आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। साथ ही आपके बुक से ढूंढने का प्रयास करिएगा कि इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं। ठीक है, और इस चैप्टर के जब सारे प्रश्नोत्तर मैं आपको करवा दूंगी, यानी अति लघु, लघु, दीर्घ, ये सब हो जाएगा, तो मैं कोशिश करूंगी कि इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आपको करवा दिया जाए। 50-60 जो है वो जितना बनेगा मैं इसमें से निकालूंगी इस चैप्टर से। आप लोग भी खुद से कोशिश करिएगा कि इस चैप्टर से आप चैप्टर को बैठ के पढ़ें और इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगे उसको अंडरलाइन करिए या फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके नोटबुक पर नोट करें, ताकि आप लोग का चैप्टर अच्छे से एग्ज़ाम के व्यू से भी पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन ना हो कि कोई चैप्टर का ये छूटा है या वो छूटा है। आप लोग अभी से ही हर चैप्टर का जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कंप्लीट करते चैप्टर को भी कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है उसको सॉल्व करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर मैंने यहीं पे लिख दिया है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि क्लास को रोक भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि हम बाद में लिख लेंगे। तो कोई बात नहीं, मैं तो एक एक करके ही करवाऊंगी। ऐसा नहीं होगा कि जब मैं पीछे पलट दूंगी तो आप लोग अचानक से कर लेंगे। वहाँ भी स्क्रीनशॉट लेके जा सकते हैं, लेकिन जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो यहाँ पे ज़रूर रुकेंगे। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। पहला है कि कोशिका में जीन कहाँ अवस्थित होते हैं। पूछ रहा है कोशिका में जीन कहाँ अवस्थित होते हैं, तो कोशिका में जीन जो होते हैं वो गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ना फ्रेंड्स, एक तरह से आपका ऑब्जेक्टिव ही है। ठीक है, क्योंकि ये एक एक नंबर के प्रश्न होते हैं।
ठीक है, सबसे पहला चीज। और आपको एक वर्ड में, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर अधिकतर एक वर्ड में ही लिखा जाता है। अब यहाँ पे सेकंड नंबर प्रश्न ही ले लीजिए, आपसे पूछा है विभिन्नता के दो मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आपको नाम पूछा है, ये आपको बता दिया है कि विभिन्नता दो प्रकार के होते हैं। तो दो मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, उनका नाम यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे नीचे मैंने लिख दिया है जननिक विभिन्नता, ठीक है, जननिक विभिन्नता और कायिक विभिन्नता। विभिन्नता के दो मुख्य प्रकार हैं, ठीक है। इन दोनों का नाम आपको यहाँ पे मैंने बता दिया, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तीसरा है पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होकर संचित होने वाली विभिन्नता क्या कहलाती है। उसको हम लोग अनुवांशिक विभिन्नता कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्या कहते हैं, अनुवांशिक विभिन्नता। नेक्स्ट है ऐसे अनुवांशिक गुण या लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं। उसको कहते हैं लक्षण प्ररूप या फिर फेनोटाइप, ठीक है। वैसे अनुवांशिक लक्षण या गुण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं उसको हम लोग लक्षण प्रारूप या फिर फेनोटाइप कहते हैं। अनुवांशिकी के पिता कौन कहलाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग टिक कर लेंगे वीवीआई में। नेक्स्ट है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। ये अभी अभी आपने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में भी किया है। तो मटर का पौधा, और उसका वैज्ञानिक नाम पूछा है। तो वैज्ञानिक नाम है पाइसम येटिवम सेटिवम, सॉरी, पाइसम सेटिवम मटर का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट है मेंडल के प्रयोग एक संकर संकरण से प्राप्त जीन रूपी अनुपात कितना है। अभी आपने यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति में एक संकर संकरण के प्रयोग से प्राप्त लक्षण रूपी अनुपात वहां पूछा था। मैंने आपसे कहा था कि जीन प्ररूपी अनुपात को भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछ सकता है। देखिए आपके बुक में यहाँ पे जीन प्ररूपी अनुपात पूछा है, जो कि मैंने आपको बताया था कितना होता है, 1:2:1 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स मेंडल का प्रथम नियम जो है वो पृथक्करण का नियम कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको टिक कर दिया है। अनुवांशिक विभिन्नता के दो मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो पहला है उत्परिवर्तन और दूसरा है जीन प्रवाह, ठीक है, उत्परिवर्तन और जीन प्रवाह। नेक्स्ट है किसी जाति विशेष के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन क्या कहलाता है। उसको हम लोग जीन कोश कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन कोश कहते हैं। अगला है जीव की उत्पत्ति के ठीक पहले पृथ्वी का वातावरण अपचायक था या फिर उपचायक। तो अपचायक था, ठीक है। कैसा था, अपचायक था। नेक्स्ट है उपार्जित लक्षणों के वंशागति द्वारा जैव विकास की व्याख्या किसने की थी। तो जैव विकास की व्याख्या लामार्क ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला है प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों के विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो वो दिया था चार्ल्स डार्विन ने। किसने किस चीज का विकास किया था, ठीक है, वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने इस चीज़ को बताया था। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है कि किस वैज्ञानिक ने किस चीज़ का आविष्कार किया था, किस चीज़ के बारे में बताया था। तो आपको ये चीज़ नोट करते चलना है, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न इस तरह का आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का ले लीजिएगा कि आपको कहीं भी दिया हो कोई वैज्ञानिक का नाम, सारे वैज्ञानिक का नाम कि उन्होंने किस चीज़ की आविष्कार किया था, वो चीज़ आपको नोट कर लेना है, ठीक है। कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में आपको एक प्रश्न इस तरह का जरूर आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है जीवाश्म की आयु निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधि का नाम रेडियो कार्बन काल निर्धारण। ये अभी अभी मैंने आपको रिक्त स्थान की पूर्ति में करवाया है, ठीक है। 15वां प्रश्न है कि जीवों का वह गुण जो उसे अपने जनकों अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप से भिन्नता दर्शाता है, उसको क्या कहते हैं। तो सिंपल है कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा है कि आप लोग खुद से कोशिश करिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से आप लोग ढूंढ के नोट करें। और मैंने अभी अभी आपसे कहा कि ये जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो आपका एक तरह का ऑब्जेक्टिव है। तो टोटल यहाँ पे आपको 30 प्रश्न दिया है। यहाँ से फिर लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, तो 30 ऑब्जेक्टिव यहाँ भी आपका है और 5 ऑब्जेक्टिव पहले दिया था। 35 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से टोटल है। और मैं कोशिश करूँगी कि और जो इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव मैं आपके लिए ले आऊँ, उसमें इनके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सिर्फ वही हो, ठीक है। चलिए, तो जल्दी से यहाँ पे जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब 15 प्रश्न और बचे हुए हैं,
उन 15 प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न, जीवों के शरीर में होने वाली वैसी विभिन्नताएं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत नहीं होती है क्या कहलाती है? उसको हम लोग कहते हैं कायिक विभिन्नता। ठीक है, जब जीव के शरीर में ऐसी विभिन्नताएं होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत नहीं होती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हर वंश में ऐसा उसके हर जनरेशन में ये चीज़ सिमिलर हो। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं होता है, वैसी मिलने वाली चीज़ें नहीं होती है, वंशागत नहीं होती हैं कि पहली चीज़ जो पहले जनरेशन में थी वो उसके नेक्स्ट जनरेशन में भी हो, तो उसको हम लोग कायिक विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, तो जब वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं होती है तो उसको हम लोग कायिक विभिन्नता कहते हैं। अगला है 17 नंबर प्रश्न कि मेंडल के आनुवांशिकी के प्रयोग में F1 पीढ़ी के उन पौधों को जिनमें जनक पौधों के दोनों विपरीत गुण मौजूद थे उनको क्या कहा गया? उनको फ्रेंड्स हाइब्रिड या विषम युग्मजी कहा गया। विषम युग्मजी, सॉरी विषम नहीं है, हाइब्रिड या विषम युग्मजी कहा गया। ठीक है, अगला है 18 नंबर की मेंडल के एक संकर संकरण के प्रयोग के फलस्वरूप F2 पीढ़ी में उत्पन्न पौधों में लक्षण प्ररूपी अनुपात क्या था? 3:1 था। ठीक, अगला है मेंडल के द्वारा मटर के पौधे पर किए गए अनुवांशिकी के प्रयोग में बौनापन किस प्रकार का गुण था? प्रभावी या फिर अप्रभावी? तो वो था अप्रभावी। अनुपात वाला प्रश्न भी आपको डबल टिक कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में पाए जाने वाले 23 जोड़े क्रोमोसोम में 22 जोड़े एक ही प्रकार के क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम कहलाते हैं। इसको भी मैंने डबल टिक कर दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। अगला है 21 नंबर प्रश्न कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की उत्पत्ति तथा उसके पूर्वजों का इतिहास तथा समय समय पर उनमें हुए क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स उसको हम लोग जैव विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव विकास कहते हैं। अगला, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास जैव विकास द्वारा यह व्याख्या क्या कहलाता है? उसको प्राकृतिक वरणवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राकृतिक वरणवाद। अगला, जीवों के वैसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टिकोण से एक समान होते हैं परंतु वे अलग अलग कार्यों का संपादन करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स जीवों के कुछ ऐसे अंग हैं जो संरचना और उत्पत्ति की दृष्टिकोण से बिल्कुल सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, एक समान होते हैं, लेकिन वो अलग अलग कार्य का संपादन करते हैं। ठीक है, यानी वो अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि वो सेम दिखते हैं तो एक ही काम करेंगे, वो अलग अलग कार्य का संपादन करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? तो उसको फ्रेंड्स समजात अंग कहते हैं और इसको भी डबल टिक कर लीजिएगा। समजात अंग किसे कहते हैं ये भी आपको एग्जाम में पूछ चुका है, तो आप इसको डबल टिक कर लेंगे, किसी भी तरह से आपको एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है लुप्त हो चुके जीवों का पत्थरों पर पाए जाने वाला चिन्ह क्या कहलाता है? उसको हम लोग जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न है कि एक ही प्रजातियों के सदस्यों के बीच आपस में होने वाले प्रजनन को क्या कहते हैं? उसको अंतः प्रजनन कहते हैं। नेक्स्ट है कि फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? तो फूल गोभी शुरू में कोमल पुष्प होता है लेकिन बाद में वो ठोस हो जाता है जिसको हम लोग सब्जी के रूप में जो है वो ग्रहण करते हैं, है ना। फूल गोभी जब आता है हमारे घर में शुरू में तो वो भी कोमल होता होगा, धीरे धीरे वो विकसित होता है और फिर एक ठोस पुष्प जो है वो बन जाता है। तो ठोस पुष्प जब बन जाता है तो फिर वो हमारे घर आ जाता है और फूल गोभी की जो है वो टेस्टी टेस्टी हमारी सब्जी जो है वो घर पे बनती है। एनीथिंग, कोई भी रेसिपी जो है वो बन जाती है। तो पहले वो कोमल पुष्प होता है फिर ठोस पुष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है मानव का उद्भव स्थान मूल रूप से अफ्रीका है या फिर एशिया? तो मूल रूप से क्या है? अफ्रीका है। ठीक है, मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका है, ये भी आप लोग कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। उद्भव के दृष्टिकोण से मानव का सबसे करीबी संबंधी कौन है? तो चिंपैंजी है। आधुनिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका के किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो इथियोपिया। ठीक है, इथियोपिया। ये 3 लगातार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 30 नंबर, डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज को क्या कहा जाता है या पूर्वजों की खोज क्या कहलाता है? उसको आणविक जाति वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी वो भी मैंने आपको डबल टिक करा दिया। और वैसे जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वैसे भी ये आपका एक तरह से ऑब्जेक्टिव है तो आप सारे ही प्रश्न अच्छे से नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप चैप्टर पढ़ लेंगे ना फ्रेंड्स तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अगर आप चैप्टर डिटेल में अच्छे से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है, बैठ के एक एक लाइन इस चैप्टर को समझेंगे, इस चैप्टर का जो भी
मेन टॉपिक हो, जो भी टॉपिक दिया है इसमें, उस सारे टॉपिक को अगर आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपका ये सारा प्रश्नोत्तर आप लोग खुद ही बना लेंगे, ठीक है। लेकिन जो भी बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं या फिर नहीं समझ में आया है, तो उनको हम यहाँ पे प्रश्नोत्तर जो है वो आपके लिए ला ही देते हैं, वीडियो में सॉल्व करवा ही देते हैं। लेकिन फिर भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इस चैप्टर को डिटेल में अच्छे से पढ़िए, समझिए, और जहाँ जितना भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न मैंने आपको सॉल्व करवाया है, इन सबको नोट करिए, याद करिए, ठीक है। और इस चैप्टर के सारे प्रश्नोत्तर करवा देने के बाद मैं आपको, जैसा कि आपको कह चुकी हूँ, कि मैं आपको यहाँ पे जितने ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट होगा इस चैप्टर से, वो मैं आपको करवाऊंगी। और आप लोग भी खुद से ट्राई करिएगा कि इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग बैठ के पढ़ें, और जो भी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी आप लोग खुद से बनाएं, ठीक है। यानी चैप्टर से आप लोग क्वेश्चन निकालें कि कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग खुद से भी ट्राई करिए, नहीं तो फिर मैं तो करवाऊंगी ही करवाऊंगी। इससे आप लोगों का माइंड जो है वो ज़्यादा तेज होगा, ठीक है। क्योंकि जब आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ना, इसी बहाने कि हम क्वेश्चन ढूंढ लें, अगर आप बैठ के चैप्टर नहीं पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप क्वेश्चन ढूंढने के बहाने ही अगर इस चैप्टर को पढ़ लेंगे ना, एक एक लाइन, तो आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये मैं आप ही के लिए कह रही हूँ, क्योंकि चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी स्टूडेंट से कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछने पर वो स्टूडेंट अच्छे से क्लियरली, बहुत ही मतलब उसके दिमाग में वो चीज़, वो टॉपिक बैठ जाता है कि हाँ, इस टॉपिक में क्या दिया हुआ है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग की भलाई के लिए ही मैं यहाँ पे आप लोग को समझा रही हूँ। अच्छे से चैप्टर को पढ़िए, नहीं तो क्वेश्चन ढूंढने के बहाने ही पढ़ लीजिए, आपका क्वेश्चन भी मिल जाएगा और बहुत सारे प्रश्न उत्तर भी आप लोग आगे बना पाएंगे। लघु है, दीर्घ में है, ठीक है। लघु में भी 10 प्रश्न है और दीर्घ में टोटल 8 प्रश्न है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 प्रश्न लघु में है और दीर्घ में टोटल 8 प्रश्न है, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर का करवा दूंगी और फिर उसके अगली वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा वो मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। तो अच्छे से चैप्टर मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन को करवा के। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको कहीं कोई डाउट है, किसी प्रश्न में कुछ भी पूछना है, वो आप लोग मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।